In India, the changes introduced by the British in India. The British who came to India for trade became the ruler of territories. ब्रिटिश जो भारत में आए थे ट्रेड करने के लिए वो टेरिटरी का रूलर बन गए थे. दे इंट्रोड्यूस मेनी चेंजेस डिसरप्टिंग द इकोनॉमी पॉलिटिकल एंड पॉलिटी एंड सोसाइटी. उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए जो इकोनॉमी पॉलिटी और सोसाइटी को डिसरप्ट कर रहे थे कर रहा जिसने इकोनॉमी. द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वाज मेनली एम्ड एट देयर बेनिफिट. This resulted in the commercialization of agriculture and the ruin of traditional Indian industries. अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश पॉलिसी जो थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की तरफ वो मेनली अपने बेनिफिट के लिए उसकी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की. इसकी वजह से एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हुआ और ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया गया. पॉलिटी. वेरियस एक्ट्स पास्ड बाय द इंग्लिश हैड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स. However, the most significant result of the new laws was the enforcement of the British authority over the Indian mainland. New laws like Regulating Act of 1773, Pitt's India Act 1784, various charter acts, etc. led to the constitutional development. On the administration part, two various changes were introduced, particularly the revenue administration, civil service, police, army and judicial service. बहुत सारे कानूनों को पास किया गया इंग्लिश के द्वारा. उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम था, लेकिन जो ज़रूरी रिज़ल्ट था नया लॉ का वो एनफोर्समेंट. ब्रिटिश अथॉरिटी ने जो एनफोर्समेंट किया था इंडियन मेनलैंड के लिए. लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द न्यू लॉज वाज द एनफोर्समेंट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द इंडियन मेनलैंड. जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट था नया लॉ का वो था कि ब्रिटिश अथॉरिटी का एनफोर्समेंट होना इंडियन मेनलैंड में. New laws like Regulating Act of 1773, Pitt's India Act 1784, various charter acts, यानी नया लॉ जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का और जो अलग अलग चार्टर एक्ट्स है उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ. कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक डेवलपमेंट उसी लाइन पर उसको सोर्स बना के किया गया, उससे कुछ चीज़ें को उठाया गया. ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट टू वेरियस चेंजेस वे इंट्रोड्यूस्ड. एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में भी बहुत सारे बदलाव को इंट्रोड्यूस किया गया, पार्टिकुलर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विस, पुलिस, आर्मी एंड जुडिशियल सर्विस. सोसाइटी. बीइंग ब्रिटिश पुलिस टुवर्ड्स एजुकेशन, लैंग्वेज, कल्चर रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी. While the positive changes were welcomed by Indian society, the oppressive measures resulted in revolts and rebellions. ब्रिटिश पॉलिसी जो था शिक्षा के तरफ, लैंग्वेज और कल्चर की तरफ, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इंडियन सोसाइटी में. जबकि पॉजिटिव चेंज जो है वो वेलकम किया इंडियन सोसाइटी ने. और जो ऑपरेसिव मेजर्स है वो रिवोल्ट और रेबेलियन से, ऑपरेसिव मेजर्स की वजह से रिवोल्ट और रेबेलियन हुआ. हाउ डिड ब्रिटिश रूल अफेक्ट द इंडियन विलेजेस रूलिंग द कंट्री साइड. द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज ट्रेडर. बट एट द सेम टाइम द बंगाल इकोनॉमी was facing a deep crisis due to company's unholy revenue collection. In 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About one third of the population was wiped out. कंपनी जो है दीवान बन गया था, लेकिन वो अपने आप को फिर भी प्राइमरीली ट्रेडर के तौर पर देख रहा था. उसी समय में बंगाल की इकोनॉमी जो थी वो उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रही थी कंपनी की ख़राब रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से. 1717 में एक टेरिबल फैमाइन ने 10 मिलियन लोगों को 10 मिलियन लोगों को बंगाल में मार दिया, यानी 1 करोड़ लोगों को बंगाल में मार दिया 1770 में. करीबन 1/3 मतलब 3 भाग का 1 भाग पॉपुलेशन ख़त्म ही हो गया. नाउ मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन द लैंड हैज़ टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड. तो बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल ये फील करने लगे कि इन्वेस्टमेंट ज़मीन पर ज़रूरी है, उसको इनकरेज करना और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना ज़रूरी है. दिस रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाइक ज़मींदारी, महलवारी एंड रियतवारी. इसकी वजह से बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे कि ज़मींदारी, महलवारी और रियतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है. परमानेंट सेटलमेंट. ज़मींदारी. द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793. कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. बाय द टर्म of the settlement, the rajas and talukdars were recognized as zamindars. कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस किया. कॉर्नवालिस जो था गवर्नर जनरल था भारत का उस समय पर, यानी कॉर्नवालिस 1793 में गवर्नर जनरल था, तभी परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करा गया था कंपनी के द्वारा.
बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदास वेर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। इस सेटलमेंट के हिसाब से जो राजा और तालुकदार थे वो उनको जमींदार माना गया। They were asked to collect rent from peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently. It was not to be increased even in future. उनको मांगा गया कि वो उनको कहा गया कि वो कलेक्ट करे रेंट पीजेंट्स से, माने खेतियों से, जो खेती करने वाले फार्मर्स है उनसे रेंट कलेक्ट करे। ये बोला गया उनको, किनको? जमींदार कौन थे? राजा और तालुकदार थे। तो और पे करे रेवेन्यू कंपनी को। अमाउंट जो कि पे करा जाएगा, यानी जो ज़मींदार पे करेगा वो फिक्स था परमानेंटली, और उसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा फ्यूचर में भी। परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट जमींदार्स were in fact not investing in the improvement of land। ये कंपनी ऑफिशियल्स, ये प्रॉब्लम क्यों होने लगा परमानेंट सेटलमेंट? क्योंकि कंपनी ऑफिशियल समझ गया कि ज़मींदार जो है ना वो लैंड के इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लैंड से बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आप ज़मीन से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो फार्मर से, किसानों से, तो उसको उसका ज़मीन की उर्वरकता और भी कुछ जो इम्प्रूवमेंट जो चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो सारे कुछ करना पड़ेगा आपको, तभी तो यील्ड जो है ना, क्रॉप यील्ड बढ़ेगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इसके लिए वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। रेवेन्यू डेट हैज़ बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। न्यूमरस जमींदारीज were sold off at auction organized by the company। रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था वो बहुत हाई था और ज़मींदार डिफ़िकल्ट हो रहे थे, उनको पे करने के लिए डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे। जो भी ज़मींदार रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे उनकी ज़मींदारी ख़त्म हो जा रही थी। न्यूमरस ज़मींदारी जो हैं वो बेच दिए गए ऑक्शन पर, जो कंपनी ने ऑर्गेनाइज करी थे। In the 19th century, the situation changed. Now the market rose a bit, but company never gained because it could not increase the revenue demand that has been fixed permanently। 19th century या 19वीं शताब्दी में जो सिचुएशन है, हालात बदले और मार्केट अच्छा हुआ, मार्केट ठीक हुआ, लेकिन कंपनी को उसका बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वो अपना रेवेन्यू डिमांड बढ़ा नहीं सकते थे। जैसे कि पहले सेटलमेंट में बताया था, परमानेंट सेटलमेंट है कि एक ही सेटलमेंट में एक ही फिक्स प्राइस रहेगा, इसलिए ऑन द अदर एंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीम ऑप्रेसिव। लेकिन विलेजेस में, गांव में जो कल्टिवेटर थे उनको सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव लगने लगा। महलवारी सेटलमेंट। कंपनी नीडेड मोर मनी बट द परमानेंटली फिक्स्ड रेवेन्यू कुड नॉट हेल्प देम इन दिस रिगार्ड। कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा की ज़रूरत पड़ने लगा, लेकिन परमानेंटली फिक्स्ड रेवेन्यू जो है उसको मदद नहीं कर रहा था इस पर्टिकुलर रिगार्ड में। So in northwestern province of the Bengal Presidency, most of the area is now in Uttar Pradesh. An Englishman called Hot Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822। अब आप बताओ 1793 में क्या हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में हुआ था। फिर बाद में क्या हो रहा था, क्योंकि कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि फिक्स था रेवेन्यू, तो वो हेल्प नहीं करवाता परमानेंट फिक्स्ड रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट उसको। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो बंगाल का है, जो अभी उत्तर प्रदेश में है, वो जो एरिया, एक उस जगह में एक इंग्लिश में जिसका नाम है हॉट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जो 1822 में इफेक्ट में आया। ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स, रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। तो वो उसको विलेज ज़रूरी है, इसके लिए उसके डायरेक्शन में कलेक्टर्स गए विलेज टू विलेज, गांव से गांव इंस्पेक्ट करे लैंड को, ज़मीन को, मेजर करने लगे फील्ड्स को और रिकॉर्ड करने लगे कस्टम्स और राइट्स जो अलग अलग ग्रुप्स के। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था हर एक प्लॉट का, एक विलेज, एक गाँव के अंदर में एस्टिमेटेड रेवेन्यू को ऐड किया गया कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू उस पर्टिकुलर गांव का, जो वो गांव उसको गांव को देना है। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। तो ये जो डिमांड है उसको पीरियडिकली क्या करेगा, वो रिवाइज करेगा, उसको परमानेंटली फिक्स नहीं करा जाएगा। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड द पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। यानी जो कलेक्ट करने का, रेवेन्यू को कलेक्ट करने का और इसको कंपनी को पे करने का जो चार्ज है
वो विलेज हेडमैन को दे दिया गया ज़मींदार की जगह पर। ये सिस्टम को बोलने लगे महलवारी सेटलमेंट। महलवारी क्योंकि उसको आप क्या कर रहे हो, विलेज हेडमैन को दे रहे हो ज़मींदार की जगह पर, तो महलवारी सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ इसकी वजह से। तो ये बातें होगी। रोयतवारी या मुनरो सिस्टम। अर्लियर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड लेटर थॉमस मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वेर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। अर्लियर जो पहले कैपिटल अलेक्जेंडर रीड और लेटर बाद में थॉमस मुनरो ने फील किया कि साउथ में कोई ट्रेडिशनल जमींदारी नहीं थी। सेटलमेंट they argued had to be made directly with the cultivator Riots who had titled the land for generation. These references had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तो अब क्योंकि सेटलमेंट में कोई नहीं था, ज़मींदार नहीं था और ये हेडमैन नहीं था, तो सेटलमेंट आर्ग्यू किया कि जो सेटलमेंट है वो डायरेक्टली कल्टीवेटर के साथ ही करना पड़ेगा, रेयट्स के साथ ही, इसलिए इसको रेतवारी सिस्टम कहा जा रहा। इंडिगो प्लांटेशन। बाय द 13th century इंडियन इंडिगो वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटाली। यानी 13वीं शताब्दी में इंडियन इंडिगो का जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा था, इटली का क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहा था इस्तेमाल। फ्रांस एंड ब्रिटेन इन डाई क्लॉथ। ये फ्रांस और ब्रिटेन डाई क्लॉथ में कर रहा था इंडिगो का इस्तेमाल, भारत के इंडिगो का इस्तेमाल। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। लेकिन फिर भी इतना इंडिगो बनाने के बावजूद भी इंडिया जो था इंडिगो यूरोपियन मार्केट में बहुत महंगे रेट पे बिक रहा था। By the end of the 18th century, Britain became industrialized and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. 18th century में ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइज करने लगा और कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ा। इसकी वजह से इनॉर्मस नया डिमांड क्रिएट होने लगा क्लोथ डाइज के लिए। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. इंडिगो का डिमांड जैसे बढ़ा तो इसका जो सप्लाईज है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से कलेप्स हो गया बहुत सारे कारणों की वजह से। ब्रिटेन took it as an opportunity to persuade or force Indian cultivators to grow indigo. तो ब्रिटेन ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडियन कल्टिवेटर को फोर्स करा, इसीलिए इंडिगो को ग्रो करने के लिए। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड?